गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी। लास्ट टर्न पर अपन ने बेटा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुणधर्म, इसमें फर्स्ट किया था अपन ने कि धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और इनका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। और क्षारीय होने की वजह से ये धातुएं जो है मतलब जल के साथ मतलब क्षारीय प्रकृति की हुई और जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। लिटमस प्रकृति अपन ने देख ली थी। आज अपन सेकंड पॉइंट कर रहे हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। कहने का मतलब धातुएं जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। देखो देखें, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव साल्ट एंड H2 गैस। धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे देखो देखें, जैसे आयरन हो गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा FeCl2 प्लस H2। धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, लवण और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो इसके अंदर हिंदी में लिख लो देखें, जैसे ये हो गया FeCl2 प्लस H2। जब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2, ओके, ये क्लोरीन 2 और ये हाइड्रोजन 2 हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ओके, तो 2 अपन ने देख लिए। इसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ नॉन मेटल। ये अभी अपन ने ये एलिमेंट्स के अंदर ही कर रहे हैं। सबसे पहला था धातु, अब है अधातु। अधातु की जो प्रॉपर्टी है वो धातुओं से एकदम अपोजिट है। नॉन मेटल क्या होते हैं, देखो देखें, आर दोज दैट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। कहने का मतलब अधातुएं मतलब ऐसे पदार्थ जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो धनायन बनते हैं, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, वे हो गई अधातुएं। जैसे यहाँ पर जैसे क्लोरीन हो गया, अब क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, जैसे क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड माइनस, Cl माइनस हो गया ना। जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, हाइड्राइड है, ओके। और धातुएं जो थी वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन, ओके। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, देखो देखें। सबसे पहला है दे आर लिक्विड और गैसेस। क्या मतलब हो गया कि ये जो होती है गैस या द्रव अवस्था के अंदर देखने को मिलती है। और इनके अंदर अगर लिक्विड की बात करूं तो ओनली जो है एक ही लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो होती है ब्रोमीन अधातु है और साथ ही साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये मिलेंगे सॉलिड के रूप में, एंड रेस्ट आर गैसेस। लिक्विड
लिक्विड के रूप में हो गया ब्रोमीन, और कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये सॉलिड हो गए। इसके अलावा जो भी पार्ट है, जो अधातुएं होती है, वो गैस के रूप में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये ठोस है, द्रव है और गैस के रूप में मिलेगी। इसके अंदर ब्रोमीन लिक्विड और कार्बन, सल्फर और फास्फोरस हो गए सॉलिड, और बाकी सब है गैस रूप में। इसके बाद में ये ध्यान रखना बेटा, नॉन मिलाएबल एंड नॉन डक्टाइल, कहने का मतलब इनमें, यहाँ लिखेंगे इनमें आघात वर्ध्यता का गुण एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। समझ रहे हो? मतलब अपने धातुओं के अंदर देखा था कि धातुएं आघातवर्ती होती है, डक्टाइल होती है, मतलब तन्यता का गुण पाया जाता है इनके अंदर, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। इस वजह से इनको पतली चादर के रूप में अपन नहीं डाल सकते। कहने का मतलब आघातवर्तीयता का गुण नहीं पाया जाता, साथ ही साथ तन्यता का गुण भी इनके, मतलब इनको तारों के रूप में भी अपन नहीं खींच सकते अधातुओं को। इस वजह से इनके अंदर मिलाइबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद में धातु के अंदर मैंने कहा था ये जो होती है धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर। लेकिन अधातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक, समझ रहे हो? ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होती है? कुचालक होती है। अब इसके अंदर ध्यान रखना बेटा, एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट जो होता है इनके अंदर क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। ग्रेफाइट इसका अपवाद रहेगा अधातु के अंदर। कार्बन का अपर रूप होता है ना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, इसमें ग्रेफाइट जो होता है वो एक अच्छा चालक होता है नॉन मेटल्स के अंदर। बाकी ये जो है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। इसके बाद में हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक, क्या मतलब हो गया? इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। निम्न का मतलब कम होता है, निम्न होता है। ओके, इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। उनके अंदर अपन ने बात की थी धातुओं में कि उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। इसके बाद में नॉन सोनोरस, ये अध्वनिक मतलब किसी कठोर सतह से टकराने पर ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करते, जबकि वो होती है धातुएं सोनोरस होती है। इसके बाद में नॉन लस्सर, मतलब इनके अंदर धात्विक चमक नहीं पाई जाती, धात्विक चमक नहीं पाई जाती, समझ रहे हो? और इनका जो अपवाद है वो है ग्रेफाइट और आयोडीन, ये इनके अपवाद है। ग्रेफाइट के अंदर चमक होती है और आयोडीन, ओके, इन दोनों में धात्विक चमक होती है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी मेटल, नॉन मेटल की। सबसे पहले क्या हो गया कि लिक्विड और गैस और सॉलिड रूप में मिलेगी। लिक्विड के अंदर ब्रोमीन हो गया, गैस के अंदर है ये कार्बन, सल्फर और फास्फोरस को छोड़ करके बाकी सब गैस अवस्था में होती है। फिर नॉन मिलाएबल, आघातवर्तीयता का गुण नहीं होता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। इसके बाद इनका जो गलनांक और क्वथनांक कम होता है, अध्वनिक होते हैं और साथ ही साथ ये जो होती है इनमें धात्विक चमक भी नहीं पाई जाती। इसके बाद देखें और नॉन मेटल्स के अंदर अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के अंदर ध्यान देना,
धातुओं के अंदर अपन ने बात की थी कि धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार इनके अंदर भी ध्यान दो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन रासायनिक गुणधर्म ओके, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या मतलब हो गया, अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। समझ रहे हो, जैसे सल्फर अधातु है और ये ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाएगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाएगी, CO2 अधात्विक ऑक्साइड। ओके, और अधात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर। कैसे, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और एसिड जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक नाम दिया था, अनिल दिया था ना, अनिल। अब अनिल का मतलब अ माने अम्ल, नी माने नीला, ल का हो गया लाल। कहने का मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इनके अंदर इनका जो नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आर एसिडिक इन नेचर, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। कहने का मतलब ये जो है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो इसका अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें, देखें, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अधातुएं, इसके अंदर लिखो, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ओके, ये थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके बाद में रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब अधातुओं की जो तनु अम्ल है उनके साथ अभिक्रिया अपन देखते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या मतलब हुआ, अधातुएं जो होती है, अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये तो था बेटा इसके अंदर नॉन मेटल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। इसके बाद में है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के प्रतीक। अब जैसे 120 एलिमेंट्स अब तक पीरियोडिक टेबल के अंदर है, लेकिन सबको लिखना संभव नहीं है। कुछ एक जैसे बता देता हूँ। जैसे अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन जैसे हीलियम की बात करें तो He, समझ रहे हो, हीलियम का He, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम Li, खूब सारे, बेरिलियम Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मतलब उनके प्रतीक कुछ एक तो उनके नाम से ही लिए गए, कुछ एक जिस स्थान पर खोजे गए, जिस स्थान पर प्राप्त हुए उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया। तो कहने का मतलब
128 जो पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, तो कम से कम अपन को 20 तक याद होने जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम का Li, लिथियम बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, इसके बाद में अगर आगे इसको कंटिन्यू करें ना, तो जैसे सोडियम, सोडियम का Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये कम से कम 20 9th तक या ये 9th क्लास के अंदर अपने जैसे हायर क्लास में जो जो पढ़ेंगे त्यों त्यों और भी जो है, लेकिन अब 9th क्लास तक कम से कम 20 एलिमेंट के नाम और उनके सिंबल्स अपन को याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले, बोले लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये थे इसके सिंबल्स। इसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स उपधातु जिसको कहेंगे, कहने का मतलब जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। मेटलॉइड्स विच हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल, कहने का मतलब जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, उनको कहेंगे अपन मेटलॉइड, या इसको कहेंगे उपधातु, उपधातु। ओके, अब इसके अंदर जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये जनरली उपधातु के अंदर आती है। जर्मेनियम, 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 और एक लिख लो सिलिकॉन, सही, LICON, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ओके, ये था सिलिकॉन, मेटलॉइड। इसके बाद में आता है नोबल गैस, नोबल गैस या इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस। अब ये क्या होती है, ध्यान देना बेटा, इनका क्या होता है कि अष्टक पूरा भरा हुआ होता है, इस वजह से ये न तो इलेक्ट्रॉन लेती है और न ही देती है, कहने का मतलब अक्रिय गैसें हैं, समझ रहे हो। आर दोज विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब इनका जो आउटर जो कोश होता है वो पूरा फिलअप होता है, न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नहीं देते हैं, अष्टक पूरा होता है, इस वजह से इनको नोबल गैस या अक्रिय गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैस। मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, समझ रहे हो। अगर इसका अगर याद करना चाहें तो जो लास्ट जो कॉलम है ना 18वां, उनके अंदर है हीलियम, और इसका एक ट्रिक भी है, जैसे हीना, नेहा और करीना जीते रहे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, है ना, हीना, नेहा और करीना KR जीते XE रहे RN। ओके, इस तरीके से ये नोबल गैस। तो ये अपना एलिमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन करते हैं कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के अंदर ही मैंने आपको दो बताए थे, एक तो था एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, या इसको हिंदी में कहेंगे यौगिक, समझ रहे हो। यौगिक, अब यौगिक क्या होते हैं कि मतलब दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जिनका रेशियो फिक्स होता है, जब उसको मिलाते हैं ना, कंबाइन करते हैं संयुक्त रूप में, तो उनका जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है वो फिक्स होता है। दे आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स होल नंबर रेशियो, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर निश्चित
निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनते। ओके, जैसे H2O वाटर है, अब वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, ये फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जल का एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, ओके, H2O NaCl, ये हो गई इसकी एग्जाम्पल यौगिक में। इसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनके क्या लक्षण होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट में बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म या विशेषता या लक्षण, एक ही बात है। लक्षण देखो, देखें, ये होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब सममांगी। सममांगी, सममांगी का मतलब क्या हो गया कि अपन इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। समझो, जैसे नमक का मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जैसे वाटर है, हाँ केमिकल मेथड वो बात अलग हो गई, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा अपन इसको अलग नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर ये डिसॉल्व होते हैं, इस वजह से इसको कहेंगे सममांगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स। क्या मतलब हो गया कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो घटक होते हैं, जैसे सोडियम और सोडियम जैसे NaCl है ना, तो सोडियम और क्लोराइड हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए Na+ और Cl-। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जब Na और Cl आपस में फ्यूज होते हैं ना, जैसे NaCl, जैसे Na+ धना N Cl-, तब जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। मतलब जब आपस में फ्यूज होकर के NaCl बनाएंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी इनके कंस्टिट्यूएंट्स की तुलना में एकदम अलग होती है। ओके, तो इनका जो नेचर है वो एक दूसरे से, मतलब पदार्थ बनते हैं तो अलग होता है। इसके बाद में कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड हो गया, मतलब इनको फिजिकल मेथड का मतलब हो गया भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ओके, इनको फिजिकल मेथड के द्वारा अपन, इनको फिजिकल मेथड या भौतिक विधि के द्वारा अपन, हाँ केमिकल मेथड अलग बात है, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा अपन इसको अलग नहीं कर सकते। इसके बाद में देखो, देखें, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट देखें, हाँ फिक्स्ड प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। कहने का मतलब जो ही कंपाउंड का निर्माण होता है तो इनकी जो ऊर्जा है उनके अंदर जो कुछ एक परिवर्तन देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, तो इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में आता है मिक्सर या मिश्रण। मिश्रण के अंदर बेटा, मिश्रण और कंपाउंड के अंदर ध्यान देना कि मिक्सर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर अपन देखेंगे, समझ रहे हो। और प्योर सब्सटेंस के अंदर अपन ने 2 पढ़े, एक तो एलिमेंट पढ़ा और एक पढ़ा कंपाउंड। मिक्सर के अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं ना, उनका जो कोई रेशियो कोई जरूरी नहीं है एक फिक्स हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। देखो, इट इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्सड। इसके अंदर मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते
हैं। मतलब इनका कोई रेशियो कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स हो, लेकिन कंपाउंड के अंदर अपन ने देखा था उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ओके। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस दो भागों में बांटा था। प्योर के अंदर अपन ने एलिमेंट और कंपाउंड किए। एलिमेंट को अपन ने फर्दर क्लासीफाई किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। ओके, अधातु और उपधातु। और नॉन मेटल के अंदर इम्प्योर सब्सटेंस जो थे उनके अंदर अपन ने रखा था मिक्सर को। इसके बाद में इनके अंदर जो मिक्सर है, मिक्सर का मैंने बताया जैसे दो या दो से अधिक जो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं जिसका कोई अनुपात कोई फिक्स जरूरी नहीं है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मिक्सर की तो होमोजीनस और हेटेरोजीनस, कहने का मतलब ये समआंगी एवं या विषमांगी, समआंगी या विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते, समआंगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी। इसके बाद में प्रॉपर्टी आर सेम एज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कहने का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे यौगिक के अंदर मैंने बात की थी कि इनके जो प्रॉपर्टी होती है इनकी कंस्टिट्यूएंट्स की तुलना में डिफरेंस होती है, लेकिन इनके अंदर जो घटक काम में आ रहे हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग इसकी जो प्रॉपर्टी होती है देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी आर सेम एज कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स या घटक की तरह गुणधर्म देखने को मिलते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं था। यौगिक के अंदर जो घटक काम में आ रहे हैं ना तो उससे कहने का मतलब एक नई प्रॉपर्टी बनती है, एक नई गुणधर्म देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो घटक अपन काम में ले रहे हैं ना उनके गुणधर्म इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखें हाँ, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्या मतलब हो गया कि इनके जो घटक होते हैं, घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ओके, जबकि उनको अपन अलग नहीं कर सकते यौगिक में। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी, इनके निर्माण में जो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इनके निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ओके, इसके बाद में प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, इनके गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। ओके, ये इनकी प्रॉपर्टी थी बेटा। इसके बाद में एक दो टर्म और कर लेते हैं, जैसे टाइप ऑफ मिक्सर के प्रकार, मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के बताए, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, समआंगी और एक हो गया विषमांगी। समआंगी का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं। और विषमांगी का मतलब हो गया उनके जो मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। जैसे विषमांगी का अगर मैं उदाहरण दूँ ना तो जैसे पानी के अंदर चॉक पाउडर डाल दो, रेत का बुरादा डाल दो, तो वो जो है, तो ध्यान दो बेटा, दो प्रकार के मिक्सर समआंगी और विषमांगी। अब इसके अंदर देखो डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ मिक्सर, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, समआंगी और विषमांगी। अब समआंगी क्या होंगे, दिस मिक्सर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। क्या मतलब हो गया कि कहने का मतलब जो कंप्लीटली सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होते हैं, जैसे
ना ये जल वाटर, और अगर उसके अंदर अगर शुगर को डिजॉल्व करें, शक्कर को, या फिर जैसे जल के अंदर नमक को, तो वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो हो गया समआंगी। और जो मतलब आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते वो हो जाएंगे विषमांगी, जैसे तेल और जल का मिश्रण है। समझ रहे हो? ध्यान है बेटा। होमोजीनस मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे नमक और जल का मैंने मिश्रण ले लिया तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। दिस मिक्सर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, जैसे एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है। ऐसे पदार्थ जो पूर्णतया एक दूसरे में घुले होते हैं, जैसे नमक और जल। और हेटेरोजीनस क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ द मिक्सर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, जैसे ऑयल और वाटर। ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप में आपस में नहीं घुलते। समझ रहे हो? पूर्ण रूप से आपस में नहीं घुलते, जैसे जल और ये ऑयल और वाटर, ये हो गए। इसके बाद में ये तो था बेटा अपना लेक्चर। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। दो क्वेश्चन डाल रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, समआंगी और विषमांगी पदार्थ में क्या अंतर है, और डिफाइन द टर्म एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।